तो जय हिंद दोस्तों। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9th के गति फिजिक्स भौतिक विज्ञान का पहले चैप्टर के सबसे कठिनतम क्वेश्चन और रिवीजन टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और सबसे हार्ड भी हो सकते हैं। अगर आप लोग चूज करें कि सबसे हार्ड इस लेसन के कौन कौन से जो प्रश्न बन सकते हैं वो क्या होंगे, तो सबसे हार्ड लेके आए हैं। और हम पक्का वादा करते हैं कि अगर आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, एज ए स्टार्टिंग करना चाहते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी सीखें, तो ये भी आप इसी में सीख लेंगे। आइए इन क्वेश्चन देखते हैं। कितने बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि वो कैसे ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ग्राफ से चूज कर लाए हैं, एकदम अच्छे से क्वेश्चन, बहुत ही बड़े बड़े फाउंडेशंस की बुक से हम वो क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप लोग वो ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ग्राफ में कभी भी दिक्कत, जो गति और समय का ग्राफ होता है और वेग और समय का ग्राफ होता है, उसमें आपको कभी भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद लास्ट में ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक कार अपनी आधी दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है और बाकी बची आधी दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन ऐसा आता है कि मान लेते हैं कि चलिए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं तो फिर हम बताते हैं। एक कार अपनी आधी दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है और बाकी बची दूरी 50 किलोमीटर पर आवर के चाल से तय करती है। हमको औसत चाल बचाना है, औसत चाल बताइए, औसत चाल बताइए कि उसका औसत चाल क्या होगा। औसत चाल का सब लोग फार्मूला जानते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी अपान में कुल समय। अच्छा, हम लोग औसत चाल का फार्मूला जानते हैं। फिजिक्स का कुछ नियम होता है कि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार उसको हल किया जा सकता है। फिजिक्स का सबसे पहला नियम होता है, भौतिक विज्ञान का सबसे पहला, हमेशा याद रखिएगा, जो जो चीज दिया हुआ है उस चीज को लिख लीजिए। जो जो चीज दिया हुआ है उस जो जो दिया गया, जो जो यहाँ पे जानकारी दी हुई है उन सब जानकारी को यहाँ पे लिख लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास जितने भी फार्मूले हैं उन सबको यहाँ पे अप्लाई करके एक एक को यहाँ पे अप्लाई कीजिए। देखिए कि कौन सा इस पे कौन सा जितना भी यहाँ पे जानकारी दी हुई है, कौन सी जानकारी मिलती है और कौन सी नहीं मिलती है। उसके बाद हम फार्मूला अपने आज जानेंगे कौन सा फार्मूला पे लगाने पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले दिया हुआ है कि आधी दूरी और फिर बची हुई आधी दूरी। अगर मान लेते हैं कि कुल दूरी x है, मान लेते हैं कुल दूरी या आधी दूरी x है, किसी भी चीज को कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं आधी दूरी मान लेते हैं आधी दूरी, यहाँ पे मैंने बोला कि जो जो दिया है वो लिखना चाहिए, लेकिन हम डायरेक्ट ये क्यों लिख रहे हैं? बात है कि यहाँ पे आधी दूरी पहले दिया तो आधी दूरी की कुछ ना कुछ जानकारी लिख लेते हैं। मान लेते हैं आधी दूरी बराबर x है, चाल बराबर, इस आधी दूरी को किस चाल से इसने पूरा किया है? 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से इसने पूरा किया है। अब इसको छोड़ देते हैं यहाँ इसी पे सॉल्व, तो समय बराबर, अच्छा चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय। तो अगर समय को हम इधर लेके जाएंगे तो चाल इसके नीचे, इसकी जगह पे आके बैठ जाएगा, तो समय बराबर हमारा हो जाता है दूरी बटे के चाल। हो जाता है कि नहीं हो जाता? दूरी बटे के चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे के चाल। अब हम लोग इसका मान यहां पे रखते हैं। हमारी दूरी कितनी है? x है। चाल कितना है? 40 है। 40 मान लेते हैं इतना घंटा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे हावर में दिया है। हाँ, बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि आखिर हम किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर प्रति घंटा को कैसे लिख रहे हैं, ये कैसे लिख रहे हैं। कंफ्यूज होने का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग जब क्लास 7 में पढ़े होंगे कि अगर a की पावर -m है तो हम इस बात को 1/a की पावर m लिख सकते हैं। तो सेम अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हम इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते हैं? किलोमीटर 1/h, अगर माइनस पावर लगाएंगे -1 लगेगा तो 1 का कोई मान नहीं रहता है, ये आ जाएगा ना किलोमीटर पर आवर। तो इसी चीज को ऐसे देखिए, आप क्लास 9th में आ चुके हैं, क्लास 9th वाला एटीट्यूड लाइए अपने अंदर। आप छोटे बच्चे नहीं रहे, क्लास 9th में आ चुके हैं, क्लास 9th वाला एटीट्यूड लाइए, सब कुछ अपना तरीका बदलिए लिखने का। इतना घंटा में पार करती है, ये समय 1 है, मान लेते हैं ये समय 1 लगा, क्योंकि दोबारा समय बची हुई फिर दूरी है, उसको भी कुछ समय में तय की होगी, तो इसको समय 1 मान लेते हैं, उसको समय 2 मान लेंगे। बाकी आधी दूरी
अरे भाई मान लेते हैं कि हम 5 मीटर गए, फिर मान लेते हैं हमारी कुल दूरी 10 मीटर थी, आधी कितनी होगी 5 होगी, तो बाकी बची हुई कितनी होगी, वो भी तो 5 ही होगी ना। अगर हम आधा मान लिए एक्स, तो बाकी बची हुई कितनी होगी, उसको वाई थोड़े मानेंगे, उसको भी तो एक्स ही मानेंगे, क्योंकि वो भी इसी के बराबर होगी। एक्स होगी कि नहीं होगी। अब एक्स मान लिए, इसका इसमें चाल क्या था, इसमें चाल था हमारा 50 किलोमीटर पर घंटा। अब बात करते हैं इसमें समय 2 निकालेंगे, तो समय बराबर समय 2 लिखिएगा। अब समय 2 बराबर क्या होगा, एक्स अपान में 50 आवर, ये हमारा निकला। समय का फार्मूला क्या होता है, समय का फार्मूला दूरी बटा चाल होता है, हमने दूरी ऊपर का चाल नीचे रख दिया, हो गया हमारा पूरा। अब हम आराम से निकाल सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं, कुल दूरी कितना हुआ निकाल लेते हैं। कुल दूरी x प्लस एक्स इक्वल टू 2x आ गया। और कुल समय कितना लगा हमको, कुल समय हमको लगा, मान लेते हैं समय 1 और समय 2, दोनों समय को जोड़ेंगे। एक समय यहां पे है x अपान में 40 प्लस x अपान में 50, इन दोनों को कुछ एलसीएम ले सकते हैं। 40 और 50 का बताइए, 40 और 50 का एलसीएम क्या होगा, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, 200 होगा लगभग। इसमें भाग करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 45 जब 200 होता है, और ये 5x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और जब ये 4 हो जाएगा तो ये 4x हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो जाएगा। अब हमारा आएगा 9x अपान में 200 आवर। हमारा कुल दूरी आ गया, हमारा कुल समय आ गया, औसत चाल हम अब आराम से निकाल सकते हैं। औसत चाल बराबर हमारा क्या है, कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी हमको पता है 2x, और कुल समय कितना लगा हमको 9/200, 9x/200। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना जानते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना जानते हैं। क्या करते हैं, यहां पे कुछ नहीं है, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, 2x/1, 9x/200। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे नीचे से पकड़ेंगे, ऐसे ऊपर उठा देंगे, हमेशा ये नीचे से पकड़ के ऐसे उठा देते हैं। क्या हो जाएगा ये 2x अपान में 1 इंटू 200 ऊपर चला जाएगा, 9x नीचे आ जाएगा। कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा भाई, x से x कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। इसको कर सकते हैं 400 अपान में 9, 400 अपान में 9 किलोमीटर पर आवर। देखिए अगर आप इसको और काटना चाहें, पॉइंट में लेके जाना चाहें, तो अपने अनुसार इसको पॉइंट में लेके जा सकते हैं, अपने अनुसार इसको आप चाहे जितना चाहे इसको पॉइंट में लेके जा सकते हैं। ये कटेगा ही, आप लोग जानते हैं बिल्कुल कटेगा, कुछ ना कुछ करके दशमलव में आएगा, उतना तक लेके जा सकते हैं, बस छोड़ देंगे। देखिए इसको इतना बड़ा में किया गया है, अभी हम इसको एक शॉर्ट ट्रिक देंगे, एक छोटा सा फार्मूला देंगे, 2 लाइन एकदम इतना छोटा फार्मूला रहेगा, इतना छोटा, आप उसी पे रखेंगे तुरंत मान आ जाएगा। इसका मान आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिएगा, जब फार्मूला देंगे तो तुरंत आप लोग देख लीजिएगा कि 400 अपान में 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा, या पॉइंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसको अभी हम इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। थोड़ा इसी पे थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, हमने बोला था ना कठिन से कठिन क्वेश्चन देख सकते हैं, तो आइए इससे थोड़ा सा और कठिन क्वेश्चन देखते हैं कि और इससे कठिन क्या हो सकता है, और इससे कठिन देखते हैं। तो और इससे कठिन मेरे पास क्वेश्चन है कि अगर एक कार 3 बराबर दूरियों को 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से पूरा करती है, तो औसत चाल बताइए। 3 बराबर दूरी थी, इस बार ध्यान दीजिएगा कि कैसी दूरी है, 3 बराबर दूरी को, पूरा क्वेश्चन इस बार नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखते जा रहे हैं, वीडियो जल्दी खत्म होगा। 3 बराबर दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर के चाल से पूरा करती है। तो औसत चाल बताइए, औसत चाल बताइए क्या होगा इसका औसत चाल, कैसे निकालेंगे भाई। इसका भी एक छोटा सा लास्ट में ट्रिक बताएंगे, देखना मत भूलिए कैसे एकदम इन सब सवालों को कैसे छोटा लगाना, लेकिन सबसे पहले एकदम पूरा नियम अनुसार
ये जितने भी ट्रिक्स बताएंगे आप लोग एग्जाम में मत यूज कीजिएगा। अगर एग्जाम मतलब अगर स्कूल एग्जाम दे रहे हैं, क्लास 9 के जो स्टूडेंट है स्कूल एग्जाम दे रहे हैं उस टाइम मत यूज कीजिएगा। हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो ये वाला कभी मत लगाइए, ये इस तरीके से कभी मत लगाइएगा, जो ट्रिक बताएंगे उसी पे लगाइएगा। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कंपटीशन का हो सकता है कभी बीएचयू में, सीएचएस, ऐसे क्वेश्चनों में आ जाए, क्लास 9 में एडमिशन जो लेने वाला है उसमें आ जाए, क्लास 11 में जो लेने वाला है उसमें आ जाए, ठीक है, तो हो सकता है कि उसमें पूछ दे। लेकिन अगर आप लोग क्लास में कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें उस ट्रिक से मत लगाइएगा। आइए पहले इसको हम लोग एज अ न्यूमेरिकली या क्लास वाइज इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 3 बराबर दूरी मान लेते हैं ये दूरी होगा ऐसे, इसका ये x मान लेते हैं, यहाँ पे x, यहाँ पे x मान लेते हैं। 3 बराबर दूरी है x x x 3। पहली दूरी आप लिखते हैं, पहली दूरी x मान लेते हैं तो बाकी सब दूरी भी x हो जाएगी। पहली दूरी x, तो पहली दूरी x है और चाल इसके लिए क्या है? चाल कितना दिया है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय 1। यहां पे समय फिर से 1 डालते हैं, समय 1 डालेंगे, आवश्यक है समय 1 डालना। देखिए क्योंकि यहाँ पे तीन दूरी चल रही है, 3 अलग अलग चाल से चल रही है। 3 अलग बराबर दूरी है मानते हैं, लेकिन 3 दूरी को क्यों अलग अलग दिया? क्योंकि 3 अलग अलग चाल से चल रही है। तो इसके लिए हम समय 1, समय 2 और समय 3 डालते जाएंगे। समय 1 में क्या होगा? समय बराबर, अब हम नहीं दोबारा लिख रहे हैं कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर सब लोग अब जान चुके हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। तो हमारी दूरी है x और चाल है 40 और ये घंटा में दिया, तो सिंपल है कि बात ये समय क्या होगा? समय 1 किसमें होगा? घंटा में होगा। अब आते हैं आवर में होगा। अब आते हैं दूसरी दूरी क्या होगी? दूसरी दूरी हमारी x होगी, तो चाल कितना होगा? 50 दिया है, 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसको पार करने में तो समय 2 बराबर हो जाएगा। वापस लिखते हैं, समय 2 बराबर क्या हो जाएगा? x अपान में 50 आवर। यहां पे हो गया। अब तीसरी दूरी निकालते हैं। तीसरी दूरी हमारी कितनी है? तीसरी दूरी भी हमारी x ही होगी और चाल इसके लिए कितना है भाई? 50, इसको दिया था 60 किलोमीटर पर आवर। तो समय क्या होगा? अब यहां पे तो समय 3 बराबर क्या होगा? समय 3 बराबर भाई क्या होगा? अरे इसी का समय 3 बराबर हो जाएगा x अपान में 60। अब हमको क्या करना है? हम पूरी का को अब फिर वापस कुल दूरी बराबर x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 3x। कुल समय बराबर हो जाएगा x अपान में 40 प्लस x अपान में 50 प्लस x अपान में 60। जोड़ेंगे, तीनों कैल्सियम लेंगे, क्या आएगा? 600। तीनों कैल्सियम आएगा 600। इसमें डिवाइड करेंगे 15x आएगा, इसमें डिवाइड करेंगे और इसमें डिवाइड करेंगे, सबको मल्टीप्लाई जोड़ेंगे तो 37x और 600। इतना घंटा हमारा कुल, यहाँ पे देखिए कुल दूरी हमारा x था, यहाँ पे x था, यहाँ पे तीनों बराबर दूरियां थी तो तीनों x होंगी। तीनों को जोड़ा 3x निकाला हमने, कुल समय निकाला, ये हमारा निकल गया कुल समय आराम से। अब हम दोबारा नहीं बोलेंगे कि औसत चाल बराबर क्या होता है। आप सब लोग जानते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी अपान में कुल समय होता है। तो इसको थोड़ा छोटा रखते हैं, 3x अपान में 37x अपान में 60। यही होगा ना? यही होगा ना? इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई? ये भी हम नीचे पकड़ के उठाओ, ये क्या हो जाएगा? 33x अपान में 1 इंटू 60, ऊपर जाएगा 37x हो जाएगा, ये x से x कटा 37 किलोमीटर पर आवर पर हमारा औसत चाल आ गया 1800 बटे में 37 किलोमीटर पर आवर आ गया ना हमारा यहाँ पे। चलिए ये एक बार आप लोग सोल्यूशन अच्छे से देख लीजिए कि कैसे ये सॉल्व हुआ है। सोल्यूशन देख लेंगे तो पूरा एक बार समझ में आ जाएगा। फिर अब हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक, अगर ट्रिक रहेगा तो हम लोग तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, लेकिन हमने पहले ही बता दिया कि ये ट्रिक आप इस्तेमाल तभी करेंगे जब आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होंगे, या अगर एग्जाम दे रहे हैं
तो आंसर चेक करने के लिए कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है, उस टाइम आप चेक करेंगे। चलिए आइए एक छोटा सा ट्रिक लेते हैं। ट्रिक क्या रहेगा, मान लेते हैं पहले वो दो आदमी वाला, दो बराबर दूरी वाला लेते हैं। मान लेते हैं कोई वस्तु था दो बराबर, कोई कार थी, दो बराबर दूरी को एक ए चाल से और बी चाल से पूरा की है। मान लेते हैं ये दूरी कुछ रही होगी उसकी, ये दूरी रही होगी एक्स, एक्स दूरी ए चाल से और इसको बी चाल से, ये इसका हो गया चाल, दूरी चाल। अब हम निकाल सकते हैं समय, क्या हम निकाल सकते हैं समय? बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। एक्स अपान में ए आएगा और एक्स अपान में बी आएगा। हमारी कुल दूरी कितनी हो गई? हमारी कुल दूरी कितनी है? एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2x आ गया। कुल समय कितना है हम निकाल सकते हैं। कुल समय कितना है, दोनों को जोड़ेंगे, ए बी हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई ये बी एक्स, ये प्लस ए एक्स हो जाएगा। कैसे? ए में इससे मल्टीप्लाई किया, ए कट गया बचा बी, बी से मल्टीप्लाई किया एक्स में बी एक्स, 20 को इसमें डिवाइड किए बचा बी, कट गया ए बचा, ए का इसमें मल्टीप्लाई किए ए एक्स। अच्छा दोनों में बी एक्स प्लस ए एक्स, क्या हम इसको एक्स कॉमन लेके अंदर ये नहीं लिख सकते हैं ए प्लस बी? बात तो एक ही है ना। अरे ए बी इधर उधर कर दिए थोड़ा सा, ये ए बी। अब हमको कुल दूरी पता चल गया, कुल समय पता चल गया, आराम से हम औसत चाल निकाल सकते हैं भाई। औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? कुल दूरी कितनी है? 2x। कुल समय कितना है? x अपान में a प्लस एक्स ब्रैकेट में a प्लस बी अपान में ए बी। इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको हम सॉल्व करना जानते हैं, बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, ऊपर लेके जाने पे हो जाएगा 2x अपान में 1 इंटू ए बी, सॉरी ए बी अपान में x a प्लस बी। एक्स एक्स कट जाएगा, होगा क्या? 2ab अपान में a प्लस बी। यही आएगा ना, यही आएगा ना। ये देखिए अब छोटा सा फार्मूला हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमने पहला क्वेश्चन ये लिया था कि एक कार है, दो बराबर दूरी चल रही है, दो बराबर दूरी है और उसको 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर से तय करे तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो वहां पे हम लोग ने ज्ञात किया था। अब इस ट्रिक से ज्ञात करते हैं। तो हमारा ए बराबर था 40 किलोमीटर पर आवर और बी बराबर क्या था? 50 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं? यही था ना। मान रख देते हैं, 2 इंटू 40 इंटू 50 अपान में 40 प्लस 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 को 20 400 अपान में 90। यही तो आया था भाई। आप लोग मिला लीजिए पहला क्वेश्चन को, वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, बैक कर लीजिए, मिला लीजिए। क्या यही आंसर आया था कि नहीं आया था? बस ये प्रूफ हुआ। ये पहले का देख लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये ट्रिक है। अगर दे दे कि अगर कोई वस्तु है दो बराबर दूरियों को इतने और इतने समय में तय कर रही है, इतने और इतने चाल से तय कर रही है, समय में चाल दिया है तो औसत चाल बताइए, ऐसे निकालेंगे। इस शॉर्ट ट्रिक पर रख देंगे। क्वेश्चन बड़ा बड़ा दे देता है, ऐसे दे देता है 3 बराबर दूरी है तो कैसे निकालेंगे? चलिए उसका भी एक शॉर्ट ट्रिक निकाल लेते हैं। 3 बराबर दूरी है, मान लेते हैं यही पूरी दूरी है ये, ठीक है। ये एक्स इसको दिया, एक्स इसको दिया, एक्स इसको दिया, यहाँ पे दूरी लिखा और यहाँ पे चाल लिख देते हैं। चाल ए बी सी चाल से उसने पूरा किया था। समय क्या होगा? समय क्या होगा? एक्स अपान में ए, एक्स अपान में बी, एक्स अपान में सी। कुल समय क्या होगा? कुल समय बराबर एक्स अपान में ए प्लस एक्स अपान में बी प्लस। अब हमको इनको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे भाई? इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, ए बी सी। एलसीएम तो यही आएगा, ए से ए में डिवाइड करेंगे, ये ए कट जाएगा, पूरा बी सी बचेगा, एक्स बी सी प्लस बी में डिवाइड करेंगे बचेगा एक्स ए सी, और इससे डिवाइड करेंगे जब भाग करेंगे तो क्या बचेगा? सॉरी एक्स ए बी, ये बचा। अच्छा तीनों में कुछ कॉमन है, एक्स एक्स कॉमन, तो इसको हम एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ए सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी अपान में ए बी सी। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कि कुल दूरी कितना हो गई। देखिए भूल गए, कुल दूरी हमारा 3x है, ये तो सब लोग जानते हैं, कोई करने की जरूरत नहीं। औसत चाल के बारे में, औसत चाल क्या होगा भाई हमारा? औसत चाल बराबर कुल दूरी अपान में कुल समय। लिखना नहीं चाहिए था, नहीं लिखते हैं, बताइए फालतू चीजें नहीं लिखना चाहिए। आते हैं 3x अपान में x अपान में बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। ये आपको फार्मूला याद हो जाएगा, चिंता मत करिएगा, लिखनी फार्मूला हमेशा लिख लीजिएगा नोट डाउन करके। इसको कैसे आप लोग ट्रांसफर करेंगे? ऊपर नीचे ऐसे कर देंगे, 3x अपान में 1 इंटू ए बी सी अपान में x बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। यही आएगा, x से x कट जाएगा, बचेगा क्या?
फार्मूला मेन क्या बनता है, जरा ध्यान, 3ABC अपान में BC प्लस CA प्लस AB, यही फार्मूला हमारा बनता है। अब इस फार्मूले पर रख के देख लीजिएगा, आपका पक्का आ जाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये इतना ये सब था, आ गया था, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिएगा, राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करता है। राहुल अपनी साइकिल को चलाना प्रारंभ करता है और 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब कि शुरुआत से चला होगा। वह ब्रेक लगाता है तो उसकी साइकिल का वेग 5 सेकेंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। 5 सेकेंड में ब्रेक लगाता है, चलता रहा होगा, ब्रेक लगाया होगा, कुछ दिक्कत आई होगी, ब्रेक लगाया होगा 5 सेकेंड में, तो थोड़ा सा उसका स्पीड कम होता है, 5 सेकेंड का समय लेता है, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अब दोनों स्थितियों में त्वरण ज्ञात कीजिए। बात है कि दो स्थितियां कहां बन रही है, उसको सबसे पहले ध्यान देते हैं कि आखिर दो स्थिति बन कैसे रही है। सबसे पहले जो राहुल लड़का है वो अपनी साइकिल को चलाना प्रारंभ किया है, तो इसका मतलब कि u इक्वल टू 0 रहा होगा। u इक्वल टू 0 है, अभी चलाना प्रारंभ किया है, तो इसका मतलब कि उसका वेग 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है। 30 सेकेंड में बदलता है, तो हमारा समय कितना लिया, 30 सेकेंड्स। भी हमारा कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करता है। 6 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करता है। अब यहाँ पे कुछ न कुछ हम वेग में परिवर्तन हुआ, 0 से इतना आ गया, समय दर में कुछ परिवर्तन हुआ है, 30 सेकेंड में कुछ परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पे कुछ न कुछ एक स्थिति तो हमको मिल गई। यहाँ पे तो त्वरण निकाल सकते हैं, तो त्वरण भाई क्या होगा, A इक्वल टू V माइनस यू अपान में T होता है, बिल्कुल होता है। ये देखिए बीच में जाकर चिपक गया है, ये ऐसे, ठीक है। अब हम लोग चलिए निकालते हैं, हम लोग फार्मूले सबका मान रखते हैं। हम लोग को निकालना क्या है भाई, 6 माइनस 0 अपान में 30, ये 6 अपान में 30 कट जाएगा, 1 अपान में 5 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लड़के आंसर ला भी देते हैं, कितना बार यहाँ पे गलती कर देते हैं, मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं, मात्रक नहीं याद रहता है हमको। याद रखिएगा, त्वरण हमेशा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखा जाता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के अगले अगले पड़ाव पे। उसमें कहा है कि वो साइकिल में ब्रेक लगाता है तो 5 सेकेंड में उसका वेग 4 मीटर पर सेकेंड बदल जाता है, उसका वेग थोड़ा सा घटता है। उसके लिए प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा, दूसरी स्थिति में प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा, आखिर यू क्या रहा होगा। अरे भाई ब्रेक कब लगाया, जब इस गति में था, 6 मीटर पर सेकेंड में था, तभी तो ब्रेक लगाया। तो यहाँ पे अब यू हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। समय उसको कितना लगा, 5 सेकेंड का समय लगा। भी कितना आया उसका, भी आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। वेग घटा है, 6 मीटर पर सेकेंड था, ब्रेक लगाया, 5 सेकेंड में उसका वेग बदल गया 4 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग त्वरण निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे वहां पे तो क्वेश्चन में बोला था कि दोनों स्थितियों में त्वरण ज्ञात कीजिए, यहाँ पे त्वरण नहीं, त्वरण ही होगा उसका दूसरा नाम है। अगर वेग घटता है, वेग में परिवर्तन का दर अगर घटते क्रम में होता है तो उसको हम लोग मंदन कहते हैं, मंदन निकालेंगे यहाँ पे। या अगर हम लोग त्वरण ही कहें, चलिए त्वरण ही लिख देते हैं। जब वो क्वेश्चन में त्वरण दिया था तो A इक्वल टू होता है, हम लोग सब लोग जानते हैं, A इक्वल टू V माइनस यू अपान में T। यहाँ पे A हमारा क्या है, ये तो निकालना है। V क्या है, V हमारा है 4 माइनस 6 अपान में 5, 1 अपान में 5, सॉरी माइनस 1 अपान में माइनस 2 अपान में 5, सॉरी माइनस 2 अपान में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको चाहे तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, आपका आएगा माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका त्वरण निकला। दो स्थितियों में त्वरण निकला, एक में त्वरण हुआ है, दूसरे में मंदन हुआ है। 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का पहले में त्वरण हुआ है और दूसरे में जब ब्रेक मारा था तो उसमें मंदन हुआ है, कितना, माइनस 0.14 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखिएगा आंसर जो भी आया, मंदन हमेशा माइनस में लिखा जाता है। इसी तरह जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गति के 3 समीकरण दिए हुए हैं, अगर उसमें कभी मंदन आता है तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, जो मंदन लिखिएगा वो माइनस में लिखिएगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, चलिए आइए इसको मिटाते हैं, इसको खत्म करते हैं। ये तो हमारा हो गया, इसको पूरा इरेज इट। चलिए 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 अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक ट्रेन चलना प्रारंभ करती है, 2 मिनट तक एक समान त्वरित होती है, इसमें 400 मीटर की दूरी तय करती है। त्वरण बताइए। एक ट्रेन है, चलना प्रारंभ करती है, क्वेश्चन समझा रहा है, फिर से वापस लिखना है तो लिख लीजिए। एक ट्रेन है, चलना प्रारंभ करती है, 2 मिनट बाद वो कितना दूरी तय करती है, 400 मीटर का दूरी तय कर लेती है। आपको क्या बताना है, आपको इसमें त्वरण बताना है। जो जो चीज दिया है वो पहले लिखेंगे। भौतिक विज्ञान का सबसे पहला नियम, भौतिक विज्ञान में जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सबसे पहला नियम, जितना भी चीज दिया हुआ है, जितना भी इंफॉर्मेशन, जितना भी डाटा दिया हुआ है, सबको लिख लीजिए। ट्रेन चलना प्रारंभ करती है,
शुरू में ही कह दिया है, तो इसका मतलब कि u इसका कितना होगा, शून्य होगा, u शून्य होगा। समय कितना लिया, 2 मिनट का समय लिया, तो 2 मिनट में कितना सेकंड होता है, 120 सेकंड होता है भाई, हम लोग जानते हैं। दूरी कितना तय किया था, s इक्वल टू 400 मीटर। पूछा क्या है, त्वरण a इक्वल टू हमसे पूछा है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तीनों फार्मूला देखिए, किसमें ये बैठता है, क्या v इक्वल टू u प्लस at में बैठता है, नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है, s यहाँ पे दिया हुआ है, s इसमें नहीं प्रेजेंट है, कोई यूज ही नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। v भी नहीं दिया, इसमें v दिया, इसमें नहीं दिया है, कहां से लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या हुआ, मिला कुछ, हाँ भाई, u भी है, u भी है, s भी है, s भी है, t भी है, t भी है, a निकालना है, a भी इसमें प्रेजेंट है, बिल्कुल यही फार्मूला होगा। चलिए लिखते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब इसको उसका पूरा बस मान रख देते हैं, हमको एक मान अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ पे 400 रखेंगे, s इक्वल टू हमारा कितना है, 400 बराबर u कितना है, शून्य है, इंटू टी प्लस 1/2 गुणते, यहाँ पे t का मान कुछ है, 120 था, 1/2 गुणते a इंटू 120 गुणते 120, 120 के स्क्वायर लिखना था, तो हम 120 गुणते 120 लिख दिए हैं, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये शून्य हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो शून्य हो जाएगा, तो शून्य किसी में जोड़ने का कोई महत्व नहीं होता है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 60 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 7200 हो जाएगा, 200 a। अब हमको a इक्वल पता करना है, तो 72 इधर आएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 400 अपान में 72, ये कटेगा 18, 1 अपान में 18, इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस पीछे मात्रा लगा दी, हमारा ए निकल गया। कितना आसान था ये क्वेश्चन, कितना आसान था, आसान था कि नहीं आसान था, ठीक है। तो ऐसा लगता है, देखिए क्वेश्चन हार्ड या आसान नहीं होता है। आप लोग कहते हैं बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत कठिन सवाल है, बहुत आसान सवाल है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप उस क्वेश्चन को किस प्रकार से डील कर रहे हैं, ये आप पे निर्भर करता है। उस क्वेश्चन को समझिए, भावनाओं को समझिए, क्वेश्चन तुरंत आ जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक गेंद को 800 मीटर ऊपर से नीचे गिराया जाता है, जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त करती है। जमीन पे आने में कितना समय लगेगा। मान लेते हैं गेंद लेके गए हम छत पे, और छत हमारे जमीन से और छत की ऊंचाई 800 मीटर है, हमने उसपे से उसको गिरा दिया। गेंद कुछ त्वरण प्राप्त करेगी, मान लेते हैं गुरुत्वाकर्षण थोड़ा हट के 9.8 होता है गुरुत्वाकर्षण का मान, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 9.8 होता है, नहीं प्राप्त की। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसने वेग प्राप्त किया, तो उसको नीचे आने में, जमीन को टच करने में कितना समय लगेगा। अच्छा, जो दिया है वो लिखते हैं। मान लेते हैं हम गेंद लेके गए, तो पहले फेंके तो नहीं होंगे नीचे, कुछ गति तो नहीं दिए होंगे, कुछ वेग उसको तुरंत नहीं दिए होंगे, फेंके होंगे आराम से। गेंद रुकी थी, विराम अवस्था से हमने उसको नीचे गिराया, यू हम तुरंत यहां मानेंगे शून्य, यू हमने मान लिया शून्य। एफ इक्वल टू दिया है, क्योंकि नीचे गिराया तो वो कुछ ना कुछ दूरी तो तय करेगी ना, ऊपर से पूरी नीचे तक की दूरी तय करेगी। और हमको पता है कितना है हमारा, एस इक्वल टू 800, एस इक्वल टू 800 है। और त्वरण दिया है a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त करती है, तो हमको नीचे जाने में कितना समय लगेगा यह प्राप्त करना है। जमीन पे आने में कितना समय लगेगा, एक गेंद को ऊपर से गिराया जाता है, ठीक है, उसको जमीन को टच करने में कितना समय लगेगा। चलिए आते हैं, लगाते हैं। देखो ये वापस, ये तीनों समीकरण किसमें है, हमारे ख्याल से दूसरे वाले में ही है। आप लोग सबका रिवीजन कर चुके हैं। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी, हाफ एटी स्क्वायर। चलिए सबका मान रखते हैं। 800 इक्वल टू यू कितना है, शून्य, इंटू टी का मान तो हमको निकालना है, टी का मान ऐसे रख देते हैं, प्लस 1/2 गुणते ए कितना है 10 गुणते टी स्क्वायर, ऐसे रख देते हैं। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, ये 2 से कटेगा, ये 5 हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, होना पड़ेगा इसको। 800 इक्वल टू 5t स्क्वायर, 5 इधर आएगा तो क्या आएगा, 800 से डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा। इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 160 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी इक्वल टू हो जाएगा √160 हो जाएगा। अब टी इक्वल टू आ जाएगा 4√10। अब बात आया कि 4√10 कैसे है, क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं, क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं, 60 इंटू 10, अरे 60 इंटू 10 करेंगे तो भी तो यही आएगा। तो हमने 16 का अंडर रूट जानते हैं क्या होता है, 4 होता है, 4 बाहर निकालेंगे, 10 अंदर छोड़ दिए, तो ये आ गया हमारा। इतने सेकेंड में
वो पार कर लेगा, नीचे आ जाएगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक कार 2 मिनट तक त्वरित होती है और 400 मीटर की दूरी तय करती है, तो त्वरण बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को हम लगा नहीं रहे हैं, इस क्वेश्चन को, चलिए इस क्वेश्चन को हम नहीं लगाते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं लगाते हैं क्योंकि ये एकदम पुराने क्वेश्चन की तरह है। हमने जानबूझ के इसमें इसको पुट अप कर दिया है कि एक कार 2 मिनट तक त्वरित होती है, 400 मीटर तक की दूरी तय करती है, तो त्वरण याद कीजिए। इससे पहले जो लगाया था ना कि एक ट्रेन चलना प्रारंभ करती है, 2 मिनट तक एक समान त्वरित होती है, इसमें 400 मीटर की दूरी तय करती है, तो त्वरण बताइए। कुछ ऐसा ही है। एक गेंद को गिराया जाता है जो 10 मीटर पर सेकंड से त्वरित होता है, 2 सेकंड बाद उसका वेग बताइए। ये भी पहले की तरह है। गेंद को गिराया जाता है, यू को शून्य मान लेंगे, ए आपका दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 सेकंड बाद आपको उसका वेग बताना है। दोनों क्वेश्चन एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं। एक कार 2 मिनट तक त्वरित होती है, 400 मीटर की दूरी तय करती है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। और दूसरा है कि एक गेंद को गिराया जाता है, ऊपर से विराम अवस्था से गिराया जाता है, जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है, 2 सेकंड बाद उसका वेग बताइए। आप लोग क्वेश्चन लगा लेंगे। आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि एक गोली 20 मीटर पर सेकंड के वेग से दीवार में 5 सेंटीमीटर लंबा सुराख करती है। मान लेते हैं ये गोली होगी। जब यहां पे ये गोली पहुंची, ऐसे होती है, ऐसी होती है ना आपकी गोली। ये जब यहां पे पहुंची तो इसका वेग था 20 मीटर पर सेकेंड, इसका वेग था 20 मीटर पर सेकेंड, और दीवार में ये छेद करती है। कितना लंबा छेद करती है? 5 सेंटीमीटर लंबा छेद करती है। तो भाई छेद की होगी तो धीरे धीरे उसका कुछ वेग घट रहा होगा। अब ऐसा नहीं सब दीवारें बल लगा रही होंगी उसको रोकने के लिए, तभी तो जाके वो रुकी, धसी, अंदर 5 सेंटीमीटर द्वारा छेद किया। आपको मंदन बताना कि उस गोली में मंदन कैसे हुआ। चलिए लगाते हैं। गोली का यू कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि भाई जब दीवार के पास ही छेद करना स्टार्ट की तो उस टाइम उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड था, हमने अभी लिखा था, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड था। दीवार में 5 सेंटीमीटर लंबा सुराख करती है, एस दिया है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है उस मंदन में? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे ना तो 0.05 मीटर आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए जरा सा, ठीक है, कैसे आता है? 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, तो 5 सेंटीमीटर में 5/100 होगा, और ये हो जाएगा 0.05 मीटर। ये आ गया हमारा एस, लंबा दूरी आ गया। और क्या दिया है? लंबा, अच्छा गोली चली होगी क्या, तो क्या अंदर दीवार के छेदते जा रही होगी? अभी भी नहीं ना। यह 5 सेंटीमीटर लंबा सुराख करके रुक जाती है। भी इसका 0 दे दिया। अब हम आराम से कुछ भी निकालने को कहते हम आराम से निकाल सकते हैं। इसमें दिया है कि आप निकालिए मंदन निकालते हैं। चलिए आइए। अच्छा बहुत ही कम है जी, यू दिया है, बी दिया है, एस दिया है, किस फार्मूले बैठेगा? उम्मीद है तीसरे पे। तीसरा क्या होता है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है कि नहीं होता है? वी दिया है, यू दिया है, एस दिया है, ए निकालना है, इसी पे बैठेगा। चलिए आइए रखते हैं, इस फार्मूले पे सबको रखते हैं। 0 इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस ए इंटू 0.05 ये क्या हो जाएगा? 400 प्लस ए 0.5 400 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। -400 इक्वल टू 0.05 ए को इस बार इधर लिखते हैं, या इधर अभी यहाँ पे ए लिख देते हैं, ठीक है। अब 0.05 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड होगा, तो -400 अपान में 0.05। कटने का बहुत तरीका है, सिंपल है कि पहले इसको हम लोग पॉइंट को हटाएं, कुल मिला जुला के ये कटेगा तो आएगा। सबसे पहले पॉइंट को हटाते हैं, -400। आप लोगों को समझाने के लिए तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं 0.05 ए इक्वल टू, पॉइंट को हटाते हैं, नीचे पॉइंट आप लोगों को दिक्कत कर रहा होगा। पॉइंट को हटाएंगे तो 2 अंक पे पॉइंट है, तो इसका मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अप एंड डाउन, 100 से गुणा करने पे ऊपर नीचे ये कट जाएगा, 0 हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? -40,000 अपान में 5। 1 कटा, बहुत ज्यादा मंदन आया है, 8000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इतना ज्यादा मंदन हुआ था, -8,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसमें मंदन हुआ। देखिए ऐसे लगा है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार और समझा दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक गोली को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से दीवार में 20 मीटर पर सेकंड के वेग से दीवार में 5 सेंटीमीटर लंबा सुराख करती है, मंदन बताइए। क्वेश्चन एकदम क्लियर है। एक गोली 20 मीटर पर सेकंड के वेग से दीवार में 5 सेंटीमीटर लंबा सुराख करती है, मंदन ज्ञात कीजिए, मंदन बताइए। ये हो गया, देख लीजिए सोल्यूशन कैसे हुआ है, देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। चलिए इरेज करते हैं। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, यदि गति से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है तो मंदन ज्ञात कीजिए। एक पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, यदि गति से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से यदि उस क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है, इसको हम देख लेते हैं। चलिए आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है वो ग्राफ से आएगा। ये सब क्वेश्चन ग्राफ से रहेंगे और ग्राफ में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। सबसे पहले एक हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ये ग्राफ रहेगा आपका चाल और समय से, चाल और समय से ग्राफ रहता है। देखिए सबसे पहले जब हम ग्राफ आपको बताने जा रहे हैं तो ग्राफ में सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन जो हमेशा आता है वो आपसे पुटअप कर लेते हैं कि आखिर ग्राफ में कैसा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। अगर दिया है दो बनाया गया है, एकदम सीधी रेखा मान लेते हैं, सीधी रेखा मान लेते हैं कि है, और पूछ दे कि बताइए कि ये ए है, ये बी है, कौन तेज चल रहा है। ए है और दूसरा बी है, कौन तेज चल रहा है। तो आप लोग कहेंगे कि बी तेज चल रहा है, क्योंकि जिसका स्लोप, जिसका झुकाव ज्यादा रहता है समय से, वो धीरे चलता है, जिसका झुकाव समय से ऊपर रहता है वो तेज चलता है। ऐसे आप लोग क्या करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये ग्राफ से लिया गया क्वेश्चन है और ये दिखाता है दूरी को, और ये समय दिखा रहा है कि 10 बजे 10:20 पे 10:40 पे ये गति है। ये कोई ए वस्तु है, ये कार है, कोई समझ लेते हैं कुछ भी। ये ए दिया गया है यहाँ पे और इस चीज का नाम दिया गया है डी। एक सीधी रेखा है, ठीक है, इसका नाम है डी और ये गया है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि ए कब चलना प्रारंभ करता है। क्या आप लोग समझ रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है। पूछा है कि ये जो ए है वो कब चलना प्रारंभ करता है। हम लोग देखेंगे कि ए कब चलना प्रारंभ करता है, 10 बजे चलना प्रारंभ करता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि ये जो बी है वो कब चलना प्रारंभ, ये 10:40 पे चलना प्रारंभ करता है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बी चलना प्रारंभ करता है, मतलब ये जब चलना प्रारंभ करता है तब ए कितनी दूरी चल चुका होता है। यहां पे दिया है ए 10:40 पे चलना प्रारंभ करता है और 10:40 पे ए 10 मीटर दूरी चल चुका होता है। 10:40 पे ए 10 मीटर दूरी चल चुका होता है और जबकि बी अभी चलना स्टार्ट करता है। क्या इन दोनों में से कोई एक समान गति से चल रहे हैं। बिल्कुल, इन दोनों में से दोनों एक समान गति से चल रहे हैं, क्योंकि ये रेखाएं बिल्कुल सीधी गई हैं। ठीक है, ये रेखाएं बिल्कुल सीधी गई हैं, इसका तात्पर्य यह होता है कि ये दोनों एक समान गति से चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि 10:30 से पहले या 10:30 पे कौन सबसे तेज गति में था। अगर हम, अब ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि 10:30 से पहले कौन सबसे तेज गति से था। 10 बज के मान लेते हैं 30 यही होगा, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे ए तो कुछ अभी 4 से चल भी रहा है और जबकि बी अभी 10:40 पे चलना प्रारंभ किया, तो 10:30 पे ए सबसे तेज गति में था। अब बात ये आती है कि 10:40 के बाद कौन सी तेज गति में था। तो 10:40 के बाद ये जो बी है वो तेज गति में था, क्योंकि ये स्लोप इसका बहुत कम है, इसका ज्यादा है, इसलिए ए 10:40 के बाद ए धीमी गति हो गया, बी तेज गति हो गया। लेकिन 10:40 से पहले ए तेज गति था, बी धीमी गति था। बी ने ए को कब उसके सामने से गुजरा, बी कब ए के सामने से गुजरा 11:20 पे। उस टाइम वो 25 मीटर दूरी दोनों तय कर चुके थे। 25 मीटर पे ये ओवरटेक किया था इसको, उस समय क्या था, उस समय 11:20 पे। अगला क्वेश्चन है कि बी अपनी जगह पे पहुंच चुका है, बी अपनी जगह पे पहुंच चुका है, उसको ए के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। 45 मीटर जाना था, 45 मीटर बी पहुंच चुका, कितने बजे, 11:40 पे पहुंचा। अब ए वहीं पे कितने देर में पहुंचेगा, 12 बजे। कितना इंतजार करना पड़ेगा, इसको 20 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा। बी को ए को अपने पास पहुंचने के लिए 20 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा। चलिए आइए इसको इरेज करते हैं। एक क्वेश्चन ग्राफ से सिर्फ और रहेगा, ठीक है, जो आपका वेग समय ग्राफ से होगा।
वेग समय ग्राफ से होगा और उम्मीद करते हैं कि वो क्वेश्चन आपके जितने भी कंफ्यूजन वेग समय ग्राफ से हैं सबको दूर करता जाएगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे आपका वेग समय ग्राफ से वो सब कुछ दूर करता जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, ये 10 दिया है, 20 है, 30 है, 40 है। ये वेग और समय ग्राफ है। अब हमको इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर हम कुछ इसका नाम दे देते हैं, यहां पे ओ लिख देते हैं, ए बी सी डी और ई। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का कहीं जगह तो नहीं बचा है, लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व करेंगे यहीं पे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन अगर आएगा कि इसमें त्वरण कितना होता है, तो त्वरण कितना होता है, ये समय दिया है, ये 10 सेकेंड, ये 20 सेकेंड, ये सेकेंड है, ये पूरा जितना है सब सेकेंड है, सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड है, ये वेग है, ये सेकेंड है। देखिए 0 पे था दोनों, ए पे जाते जाते, ए बिंदु तक जाते जाते यह 10 मीटर पर सेकेंड हो गया है, और ये बदलाव 0 से 10 मीटर पर सेकेंड कितने समय में हुआ है, 20 मीटर में। एक हम लोग त्वरण निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 0 अपान में 20 इक्वल टू 10 अपान में 20 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। फिर यहां से अगर हम लोग ये तो पढ़े हैं कि अगर ग्राफ कभी वेग और समय का अगर ऐसे सीधी रेखा है तो इसका मतलब कि जो त्वरण है वो एक समान त्वरण है। अरे जो वस्तु है वो एक समान वेग से चल रही है, अगर कोई वस्तु एक समान वेग से चलती है तो इसका मतलब कि उसमें किसी प्रकार का त्वरण नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ए से बी तक कोई त्वरण नहीं होता है, लेकिन बी से सी तक त्वरण जरूर होता है। वो क्या त्वरण होता है हमको वो निकालना है, वो त्वरण क्या होता है हमको निकालना है। देखिए बी पे इसकी चाल थी 10 मीटर पर सेकेंड और सी पे आते आते उसकी चाल एकदम शून्य हो गई है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे यू 10 मीटर पर सेकेंड और वी शून्य, तो भी शून्य में से -10 मीटर करेंगे, -10 मीटर। ये बदलाव कितने समय में आया है, 40 सेकेंड पे था और 70 सेकेंड, इसका मतलब कि अभी इसके और इस समय के बीच में आया, समय निकालिए, 70 माइनस 40 इक्वल टू 30 सेकेंड में ये बदलाव आया है। यहाँ पे 30 सेकेंड लिख देंगे, -10 अपान में 30, 0 से 0 कटा, -1 अपान में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मंदन हुआ है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेग के ग्राफ से, वेग समय ग्राफ से क्या आता है कि वेग समय ग्राफ से आप दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो ज्ञात कीजिए। अगर हम कहें कि पहले त्वरण हुआ, फिर एक समान वेग से चला, फिर मंदन हुआ, तो आप इन सब में बताइए कि वो कितना दूरी तय किया है, तो वो दूरी कैसे निकालेंगे इसका भी एक आइडिया है। ये जो पूरा फिगर बन रहा है, ओ इरेज नहीं करना चाहिए था, आइए, ये जो पूरा फिगर बन रहा है, इस पूरे फिगर का, इसको इरेज कर रहे हैं, इस पूरे फिगर का हमें एरिया मतलब क्षेत्रफल निकाल देते हैं। यहां पे देखते हैं कि एक त्रिभुज है, एक वर्ग है, एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज, एक वर्ग, एक ये वर्ग या आयत कुछ भी हो सकता है, और एक त्रिभुज। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये सब लोग जानते हैं, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो अगर हम इस त्रिभुज की ऊंचाई की बात करें तो ये 10 तक गया है, तो यहाँ पे 10 मान लेते हैं। आधार की बात करें तो 20 तक गया है, ये 20 मान लेते हैं। अब ये 10, इसका ये क्या होगा, ये 40, यहाँ पे बीच में 20, तो इसको 40 में से 20 घटा देंगे, बचेगा 20। ये 10 आया, ये नीचे का इसका 20 आया, 20 आया। इसमें देखते हैं, ये यहां से यहां तक दिया है, तो इसका मतलब कि ये 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये क्या होगा, हमने निकाल के रख दिया, ये 30 होगा। चलिए अब हम पूरा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज ए ओ, या देखो एस इक्वल टू क्या होता है, त्रिभुज ए ओ ई का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज ए बी डी ई, या ए बी डी ई, हाँ ए बी डी ई का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का
क्षेत्रफल निकालते हैं सबका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणते 10 गुणते 20 प्लस इसमें लंबाई गुणते चौड़ाई होता है तो 10 गुणते 20 कर देंगे ध्यान से। और यहाँ क्या हो जाएगा 10, ये भी एक त्रिभुज है तो 1/2 गुणते 10 गुणते 30 काटते हैं, ये 15 हो जाएगा, ये काटेंगे ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 150 आएगा, सबको जोड़ेंगे 450 मीटर्स आएगा। ये होगा हमारा आंसर। 450 मीटर की दूरी तय किया होगा। दूरी तय करने का देख लीजिए कैसे निकाला जाता है, दूरी कितना तय किया गया है, ये सबका क्षेत्रफल निकाल देंगे, हमारा दूरी कितना तय किया सब आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद। और देखिए जितने भी आपके भाई बहन क्लास 9 में पढ़ते होंगे उन सबको ये वीडियो भेजना मत भूलिएगा। हमने कहा है ना कि ये वीडियो शुरुआत में कर दिया कि सबसे हार्ड भी हो सकता है क्वेश्चन, जो आप लोग अगर सबसे हार्ड क्वेश्चन खोज रहे हैं कि इस चैप्टर का सबसे हार्ड क्वेश्चन क्या होता है तो यहाँ पे आपको मिल सकता है। बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। और अगर आप पहली बार इन सब क्वेश्चनों को ट्राई कर रहे हैं कि हम ये सब क्वेश्चन लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं, तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अगर समझ गए पूरा वीडियो तो आराम से आपका क्वेश्चन कोई भी लगा सकते हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए।